इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर सिर्फ एक किसान के जमीन में बीज बोने से कहीं ज्यादा है। ये इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इस पूरे नेटवर्क को हम एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं, सीड्स बनाने से किचन टेबल तक पहुंचने वाले फाइनल प्रोडक्ट तक। ये सिस्टम हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। ये लाखों लोगों को रोजी रोटी देता है, सिर्फ किसानों को ही नहीं। ये हमें बताता है कि हमारा खाना कैसे उगता, प्रोसेस होता और डिलीवर होता है। कड़ी मेहनत, टेक्नोलॉजी, बिजनेस। तो एग्रो इंडस्ट्री असल में क्या है? इसे बिजनेसेस की एक बड़ी फैमिली समझो। फार्म को चीजें सप्लाई करना, फार्म से चीजें यूज करना। इंडियन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को कई स्ट्रॉन्ग पिलर्स सपोर्ट करते हैं। ये की एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो मॉडर्न फार्मिंग को पॉसिबल बनाती है। इनके बिना एग्रीकल्चर पास्ट में ही अटका रहेगा। इन इंडस्ट्रीज को ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली, इनपुट इंडस्ट्रीज, जो फार्म को इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं। ये चीजें किसान को कल्टीवेशन से पहले और दौरान चाहिए। सीड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री, ट्रैक्टर्स, टिलर्स, हार्वेस्टर्स। ये इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट हैं। एक सक्सेसफुल क्रॉप की जर्नी एक सिंगल सीड बोने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह उन इनपुट इंडस्ट्रीज से शुरू होती है जो एग्रीकल्चर के लिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती हैं। सीड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री सबसे क्रिटिकल है। सीड इंडस्ट्री ही फाउंडेशन है। एक अच्छी हार्वेस्ट एक अच्छे सीड के बिना इम्पॉसिबल है। इस सेक्टर की कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट करती है। ये सीड्स हाई यील्ड्स, डिजीजेस के लिए बेहतर रेसिस्टेंस, कंज्यूमर्स द्वारा पसंद की जाने वाली क्वालिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक किसान के लिए सही सीड चुनना सीजन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगला आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग ग्रो करने और एक अच्छी यील्ड के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं। इंडियन फार्मर्स यूरिया पर डिपेंड करते हैं। इंडियन फार्मर्स डीएपी पर भी डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट अक्सर इन फर्टिलाइजर्स को छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी देती है। सदियों तक इंडियन एग्रीकल्चर ह्यूमन लेबर पर डिपेंडेंट था और एनिमल पावर पर। फार्मिंग एक स्लो कार्य था और फिजिकली डिमांडिंग भी। हालांकि मशीनरी और इक्विपमेंट के उदय से सिचुएशन बदल रहा है। यह फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर मॉडर्न फार्मिंग का चेहरा बदल रहा है। यह टूल्स टाइम बचाते हैं, यह लेबर कॉस्ट कम करते हैं, यह एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। सबसे आइकॉनिक सिंबल ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ने हल चलाने की जगह ली। ट्रैक्टर ने जुताई का काम संभाला और ट्रांसपोर्टेशन भी। इक्विपमेंट रेंज ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा है। लगभग हर ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं। सीड्स बोने के लिए सीड ड्रिल्स। एक बार जब फील्ड से क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती हैं, तो उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं होती। अपने रॉ फॉर्म में कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है और ईमानदारी से कहूं तो उन्हें ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। यहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम में आती है। यह इंडस्ट्री किसान और कंज्यूमर के बीच एक क्रूशियल लिंक है। यह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और स्पाइसेस जैसे रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेती है और उन्हें कई तरह के प्रोडक्ट्स में बदल देती है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रोसेस को वैल्यू एडिशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोटैटो को चिप्स में प्रोसेस किया जाता है, व्हीट को फ्लोर में पीसा जाता है, मैंगो को जूस में बदला जाता है। इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री, ईमानदारी से कहूं तो, एक सक्सेसफुल एग्रो बेस्ड एंटरप्राइज का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है। यह शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की एक कहानी है जिसे अक्सर व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मिल्क की कमी की सिचुएशन से शुरू होकर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। यह सक्सेस एक यूनिक को-ऑपरेटिव मॉडल पर बनी है जो गांवों के लाखों छोटे डेयरी फार्मर्स को मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स और अर्बन कंज्यूमर्स से कनेक्ट करता है। अमूल जैसे ब्रांड्स इस मॉडल की पावर का एक प्रमाण है। डेयरी इंडस्ट्री सिर्फ मिल्क के बारे में नहीं है, यह हमारी रूरल पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए रेगुलर इनकम और रोजी रोटी का एक सोर्स है। प्रोसेस गांव के लेवल पर शुरू होती है। छोटे किसान, जिनमें से कई के पास सिर्फ एक या दो गाय या भैंस होती हैं, वे अपने कलेक्ट किए गए मिल्क को गांव लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाते हैं। यहाँ मिल्क की क्वालिटी, खासकर उसकी फैट कंटेंट के लिए टेस्ट किया जाता है और किसान को उसी हिसाब से पेमेंट की जाती है। किसान के फील्ड से कंज्यूमर की किचन तक रास्ता लंबा है। इसमें कई स्टेप्स और लोग शामिल हैं। इसे एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन कहते हैं। इससे पता चलता है
कॉस्ट्स कहां ऐड होती है? जर्नी हार्वेस्ट के ठीक बाद शुरू होती है। प्रोड्यूस को सॉर्ट और ग्रेड किया जाता है, फिर पैक किया जाता है। बैग्स, क्रेट्स या बास्केट्स में ज्यादातर छोटे किसान लोकल ट्रांसपोर्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला लेग अक्सर प्राइमरी मार्केट या मंडी तक होता है। इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केट, ईमानदारी से कहूं तो, कई लेयर्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का सबसे ट्रेडिशनल और इंपॉर्टेंट पार्ट मंडी सिस्टम है। मंडियां या एपीएमसीज अपनी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बावजूद इंडिया की एग्रो इंडस्ट्रीज को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो ईमानदारी से कहूं तो उनकी पूरी पोटेंशियल को रोकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है। आगे का रास्ता कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग पार्क्स और एफपीओज को बढ़ावा देना है।